हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक के लेक्चर में जस्ट हमने बात करी थी कॉनकेविटी के बारे में, ठीक है। आज थोड़ा उसी को आगे अपन बढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल वाले क्वेश्चन की। तो कल हमने एक क्वेश्चन दिया था और आपसे पूछा था कि भाई fx इज इक्वल टू x माइनस 1/x² के बारे में सब कुछ आप बताइए, ठीक है। उसमें एक ऑप्शन में लिखा हुआ था कि मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक में लिखा हुआ था कि कॉनकेव अपवर्ड कहाँ पे है, एक में लिखा हुआ था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ पे है। ये सब हमको बात करनी है, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन को हम खोल के देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया। तो सबसे पहली बात, अगर हम डोमेन की बात करें तो आप बोलोगे डोमेन होगा r-0। क्लियर है, 0 नहीं रख सकते हैं, बाकी सब कुछ चलेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है f' कैलकुलेट करना। तो f' हम देख लेते हैं। तो f' डिफरेंशिएबल है क्या सभी जगह पर? तो बिल्कुल सभी जगह पर ये डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि बस 0 नहीं रखना है। ऊपर वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल, नीचे वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल, तो टोटल आंसर डिफरेंशिएबल आएगा ही, ठीक है। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया तो 1x² एज इट इज माइनस, ठीक है, x-1 एज इट इज x² का डिफरेंशिएशन 2x और डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा x का होल स्क्वायर यानी x⁴। क्लियर है। एक बार डिफरेंशिएशन हमने किया, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मिला x² माइनस, चलिए एक x तो कैंसिल ही कर देते हैं, तो ये बनेगा x माइनस x को मतलब यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये बनेगा 2x और यहाँ से प्लस बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई x³। तो ये मिल जाएगा 2 माइनस x डिवाइडेड बाई x³। ये आ गया f', ठीक है। सही किया मैंने, 2 माइनस x, ठीक है। एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो f'' की हम बात करते हैं। तो f'' की हम बात करें, वैसे इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी, लेकिन हम पहले f'' डायरेक्टली कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा 2 माइनस एक्स का -1 और नीचे से x³ एज इट इज़, तो ये माइनस x³ बन जाएगा माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स एज इट इज़ और x³ का हो जाएगा 3x² और डिवाइडेड बाई इधर से आएगा x⁻⁶। तो यहाँ से x² कॉमन लेके कट कर देते हैं, तो ये बनेगा -x माइनस 2 माइनस एक्स इंटू 3 डिवाइडेड बाई में बन जाएगा x⁴। तो ये बन जाएगा -x माइनस 2 इंटू 3 यानी 6 और माइनस माइनस प्लस इंटू 3x अपॉन x⁴। तो ये बन जाएगा 3 यानी 2x माइनस 6 और डिवाइडेड बाई में बन जाएगा x⁴। ये बन जाएगा f'', ठीक है। शायद मैंने सही किया, ओके। तो f' और f'' हमने कैलकुलेट कर लिया है। इन्हीं के बेसिस पर सारा काम अपन को करना है। चलिए इसको 0 करा के देखते हैं। तो ये 0 कहाँ पे होगा, देखिए ध्यान से, 2 पर ये 0 होगा। अगर मैं 2 से बड़ी वैल्यू पुट करूंगा तो नेगेटिव और 2 से छोटी वैल्यू पुट करूंगा तो पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? चलिए ये बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक तो 2 को हमने देखा, एक हमने क्या देखा 0 को, ठीक है। तो अगर 2 से छोटी कोई भी वैल्यू हम पुट करते हैं, लेस देन 2 पुट करते हैं वैल्यू, तो ये f' हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, अगर मैं 2 से छोटी वैल्यू पुट करता हूं तो, सॉरी बिल्कुल ठीक है, 2 से छोटी लेकिन 0 से बड़ी, ये भी हमको देखना पड़ेगा क्योंकि नीचे x³ है, x² नहीं है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसको हम 3 टुकड़ों पे तोड़ेंगे। एक तो तोड़ेंगे हम 0 पर और एक तोड़ेंगे 2 पर। तो 0 से पहले कोई भी रख के देखते हैं। 0 से पहले यानी -1 रखा, -1 रखा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो आंसर कैसा आएगा नेगेटिव। दिख रहा है? 0 और 2 के बीच में रख दिया, 0 और 2 के बीच में 1 रख देते हैं। 1 रखा तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव यानी पॉजिटिव मिलेगा। 2 से ग्रेटर जैसे कि 3 रख के देखा तो ये पॉजिटिव मिलेगा, ये लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो गया। मतलब -∞ से 0 में डिक्रीज करेगा, 0 से 2 में इंक्रीज करेगा और 2 से ∞ में ये वापस से डिक्रीज करेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब 2 पर वैल्यू ढूंढ लेता हूँ। तो 2 पर यहाँ से वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, 1/2 पर फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं। तो 2 पर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 2 पर, अच्छा 2 पर मैक्सिमा मिलेगा और 0 पर मिनिमा, क्योंकि साइन चेंज हो रहा है ना, तो वो भी अपन देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने देखा x2 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 यानी 1/4। तो 2 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, ठीक है। अच्छा जैसे जैसे x को इन्फिनिटी करेंगे तो आप देख सकते हो आंसर 0 की तरफ जाएगा। तो 0 की तरफ जाएगा तो ये ऐसे करके इस तरीके से आंसर आगे इन्फिनिटी से 0 की तरफ चला जाएगा।
ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो कहाँ कहाँ पे ब्रेक होगा, ये एक ब्रेक होगा ये 3 पर और एक ब्रेक होगा ये 0 पर। तो 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नीचे से हमेशा ही पॉजिटिव है, तो 3 पर ही ये ब्रेक होगा। 3 से अगर बड़ी वैल्यू रखी तो पॉजिटिव, 3 से छोटी रखी तो नेगेटिव। यानी 3 के बाद में क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, 3 के बाद में d2y/dx पॉजिटिव। d2y/dx पॉजिटिव का मतलब कॉनकेव अपवर्ड, और 3 से पहले कॉनकेव डाउनवर्ड। तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला मेरा पॉइंट 3 होगा। 3 से पहले कैसा है, कॉनकेव डाउनवर्ड, और उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉनकेव अपवर्ड। हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा फिर फंक्शन को हमने 0 किया तो x = 1 मिलेगा, तो ये 1 हो गया। यहाँ पे फंक्शन 0 है तो ये कट करता हुआ जाएगा इधर से, ऐसे इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ, फंक्शन को नेगेटिव मैंने पुट किया तो -∞ जाएंगे तो माइनस में 0 ये रहा, और जैसे जैसे 0 की तरफ जाएंगे तो इन्फिनिटी माइनस में। ओके, तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। तो ये टोटल ग्राफ मैंने बना दिया है। सबसे पहले मैंने कुछ नहीं देखा है, ओनली मैंने इसका ग्राफ बना दिया है कि किस तरीके से बनेगा, कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये आएगा मैक्सिमा, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी मिनिमा नहीं है, हमेशा एक ही मैक्सिमा है, कहीं पर भी मिनिमा नहीं है। तो पहले स्टेटमेंट में आपसे ये पूछा गया था कि कहाँ पर मैक्सिमा है कहाँ पर मिनिमा है, तो वो बात आप देख सकते हो कि क्या ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर पहले ऑप्शन को आप देखो तो लिखा गया था fx हैज़ मैक्सिमा बट नॉट, सॉरी fx हैज़ मिनिमा बट नॉट मैक्सिमा। पहला ऑप्शन ये था जो कि गलत हो गया क्योंकि उल्टा है, मैक्सिमा है बट मिनिमा नहीं है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या था अपने पास कि fx इज इंक्रीजिंग 0 to 2, fx इज इंक्रीजिंग इन 0 से 2, बिल्कुल सही बात है, एंड डिक्रीजिंग इन -∞ से 0, -∞ से 0 एंड 2 से इन्फिनिटी। बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट एकदम ट्रू है कि -∞ से 0 में डिक्रीजिंग है, फिर 0 से लेकर 2 में इंक्रीजिंग है, और फिर 2 से लेकर आगे फिर से डिक्रीजिंग है। यहाँ से देख के हम बता सकते हैं, ओके। फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या था, कॉनकेव डाउनवर्ड -∞ से 0, कॉनकेव डाउनवर्ड -∞ से 0 और 0 से 3, 0 से 3, बिल्कुल सही बात है, 0 से 3, बिल्कुल 0 के अलावा सभी जगह पर। तो यहाँ पर भी कॉनकेव डाउनवर्ड और यहाँ पर भी कॉनकेव डाउनवर्ड। 3 के बाद में ये क्या हो गया है, कॉनकेव अपवर्ड। 3 के बाद में कॉनकेव अपवर्ड। 0 पे यहाँ पे आपको ओपन लगाना पड़ेगा क्योंकि 0 तो फंक्शन में ही नहीं है। तो -∞ से 0 और 0 से 3 में कॉनकेव ये डाउनवर्ड है, ये भी बात सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों सही होंगे, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो ये तो अपना कल वाला क्वेश्चन था, ऐसे ही आपको क्वेश्चन रोज सॉल्व करने हैं और बहुत अच्छे से सीखना है, अच्छे क्वेश्चन हैं सारे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बात करी थी कॉनकेव डाउनवर्ड और कॉनकेव अपवर्ड के बारे में। आज का जो अपना पॉइंट है इसका नाम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो, द पॉइंट वेयर फंक्शन या फिर कर्व चेंजेस इट्स कॉन्केविटी, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर फंक्शन अपनी कॉन्केविटी चेंज कर देता है। जैसे कि अभी तक के क्वेश्चन, अभी जो अपन ने सॉल्व किया उस क्वेश्चन में आपने देखा होगा इस तरीके से था, और 3 के बाद वो फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड था और 3 से पहले वो कॉनकेव डाउनवर्ड था। तो इस 3 पॉइंट को x = 3 को मैं क्या बोलूँगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जहाँ पर भी कर्व कॉनकेव अपवर्ड से डाउन या फिर कॉनकेव डाउन से अपवर्ड की तरफ जाता है तो उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। ठीक है, और देख लीजिए, एग्जाम्पल बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आप देखिए डायग्राम वाइज, ठीक है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस ए पॉइंट की बात करूँ, तो आप क्या बोलोगे,
यहाँ से यहाँ तक फंक्शन कैसा है, कॉनकेव डाउनवर्ड, और इसके बाद फंक्शन कैसा हो गया है, कॉनकेव अपवर्ड। तो क्या मैं इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलूँगा क्या? बिल्कुल, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक फंक्शन कैसा है, कॉनकेव डाउनवर्ड, इसके बाद फंक्शन कैसा है, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई बात समझ में? यहाँ आते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, सॉरी कॉनकेव अपवर्ड, और इसके बाद फंक्शन कैसा है, कॉनकेव अपवर्ड। दोनों ही केसेस में तो कॉनकेव अपवर्ड है, तो मैं क्या बोलूँगा, कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पे नहीं है। इसमें देखिए ये फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड, ये फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड, तो यहाँ से जो ये पॉइंट बीच में आपको दिख रहा है, ये फंक्शन ये पॉइंट कैसा होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो कर्व को बस ध्यान से आपको देखना है, जब भी कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करे तो तुरंत हम बोल देंगे कि सर वो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में जरूर आपको ध्यान देना है, ये ऐसा पूछा जाता है बार बार। ठीक है, अब दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में हमने ऐसे बोला कि भाई मान लीजिए पहले तो क्या था, कॉनकेव अपवर्ड था, कॉनकेव अपवर्ड से वो किस में चला गया, कॉनकेव डाउनवर्ड में। तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पे बीच में कहीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। पहले मान लीजिए कॉनकेव डाउनवर्ड था और फिर वो कॉनकेव अपवर्ड में चला गया, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। अब जो कॉनकेव डाउन या अप होता है वो किससे डिसाइड करते हैं अपन, वो डिसाइड करते हैं d2y/dx2 से। तो d2y/dx2 आप देख सकते हो, यहाँ प्लस से माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा, माइनस से प्लस। तो तुरंत हमको बात समझ में आ गई कि अगर किसी भी फंक्शन में या किसी भी कर्व में d2y/dx2 अपना साइन चेंज करता है तो वहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जरूर मिलेगा। तो दूसरी डेफिनेशन हम क्या याद कर सकते हैं, द पॉइंट वेयर d2y/dx2 चेंजेस इट्स साइन। चाहे वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाए, चाहे वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, दोनों ही केसेस में हम बोल सकते हैं वहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। क्लियर है? ठीक है, तीसरी बात हम क्या बोल सकते हैं, तो हमने क्या देखा कि अगर मैं d2y/dx2 की बात करूं, मतलब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन इंक्रीजिंग फंक्शन था। ठीक है, अगर डबल डिफरेंशिएशन d2y/dx2 नेगेटिव है, इसका मतलब dy/dx क्या रहा होगा, डिक्रीजिंग रहा होगा। तो dy/dx फंक्शन क्या हो रहा है, प्लस से माइनस, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है। d2y/dx2 प्लस से माइनस है, तो dy/dx क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है तो हमेशा हमको क्या मिलता है, एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम मैक्सिमा बोलते हैं। अगर माइनस d2y/dx2 माइनस से प्लस जा रहा है तो आप क्या बोलोगे, dy/dx फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जाएगा, तो वहाँ पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक मिनिमा मिलेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हो कि चाहे आप उसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलें, चाहे बोलें कि वो पॉइंट जहाँ पे कॉन्केविटी फंक्शन चेंज करता है, या फिर आप बोलें कि वो वाला पॉइंट जहाँ पे d2y/dx2 साइन चेंज करता है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो वाला पॉइंट जो dy/dx फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा है। तो आप बोल सकते हो मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ dy/dx function is called point of inflection। तो ये बहुत काम की एक इंफॉर्मेशन है अपने लिए। ठीक है, वो क्या है, मेथड टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट करें, क्या उसका सूटेबल मेथड होगा, सबसे सिंपल वाला मेथड क्या होगा, तो वही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 आपको क्या कर देना है,
फाइंड dy बाई डी एक्स। सबसे पहला काम आपको क्या कर लेना है, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस dy बाई डी एक्स, जो भी dy बाई डी एक्स है, इसको अलग फंक्शन मान के इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकाल देना है। तो स्टेप 2 में क्या करना है, फाइंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम या फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही चलेंगे। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ dy बाई डी एक्स फंक्शन, और स्टेप 3 में आप ऐसा बोल सकते हो, दीज एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ dy बाई डी एक्स फंक्शन विल बी पॉइंट ऑफ या पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ y फंक्शन। तो आप बोल सकते हो y फंक्शन के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब है dy बाई डी एक्स फंक्शन के मैक्सिमा या मिनिमा। तो dy बाई डी एक्स फंक्शन के मैक्सिमा मिनिमा निकालो या फिर y के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालो, एक ही बात है। तो हमको क्या करना है, हमको मैक्सिमा मिनिमा तो कैलकुलेट करने आता है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो फिर से क्या आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स टू। अब d2y बाई डी एक्स टू एक नंबर लाइन पे लिखेंगे, और नंबर लाइन पे लिख के उसके सारे क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट वो सारे लिखेंगे। और लिखने के बाद में हम देखेंगे प्लस से माइनस कहाँ जा रहा है, माइनस से प्लस कहाँ जा रहा है, प्लस से माइनस कहाँ जा रहा है। अगर प्लस से माइनस जा रहा है या माइनस से प्लस जा रहा है तब तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, लेकिन माइनस से माइनस रहा, प्लस से प्लस रहा तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान से आपको देखना है और इस तरीके से ही कैलकुलेट करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल अभी अपन सॉल्व करते हैं तो आपको और क्लियर होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए ये कपल ऑफ क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस फंक्शन के लिए, इस कर्व के लिए आपसे बोला गया, ये जो कर्व है उसके लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप कैलकुलेट करिए, ये आपसे बोला गया। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए सबसे पहले तो बिना सोचे समझे मैंने निकाला dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, ये आ गया dy बाई डी एक्स। तो अगर आपको इस y फंक्शन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चाहिए तो आप dy बाई डी एक्स फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट कर दो। क्लियर है, तो चलिए इस फंक्शन को हम पकड़ के चलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले d2y बाई डी एक्स टू कैलकुलेट किया। अब d2y बाई डी एक्स टू कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 6x माइनस 6, सॉरी 6x माइनस 6 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको हम जीरो करते हैं। इसको जीरो किया तो x इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, 1। तो हमने एक लाइन बनाई, नंबर लाइन, और 1 पे देखा। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, d2y बाई डी एक्स टू की बात कर रहा हूँ। तो इस 1 से बाद में, इस 1 के बाद में ये d2y बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा और 1 से पहले d2y बाई डी एक्स नेगेटिव होगा। आई बात समझ में। तो d2y बाई डी एक्स टू माइनस से प्लस में गया है। अच्छा, ये माइनस से प्लस में जाता है कि प्लस से माइनस में जाता है, ये हमको नहीं देखना है। हमको ओनली क्या देखना है कि वो जाता है कि नहीं जाता है, मतलब साइन चेंज करता है कि नहीं करता है। तो इसने साइन चेंज कर लिया, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। ठीक है, तो इस कर्व का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये होगा, मतलब x इज इक्वल टू 1 पर वो साइन चेंज करेगा। कैसा साइन चेंज करेगा, माइनस से प्लस, मतलब पहले कॉनकेव डाउनवर्ड और फिर कॉनकेव अपवर्ड। मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, पहले कॉनकेव डाउनवर्ड और फिर कॉनकेव अपवर्ड। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है वो कितना होगा, x इज इक्वल टू 1 पे होगा।
आई बात समझ में? तो क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के हेल्प से देख सकते हैं। ये पूरा पूरा टॉपिक होता है जो अपन पढ़ेंगे 1-2 दिन के बाद, 1-2 लेक्चर्स के बाद हम ये पढ़ेंगे कि क्यूबिक का कैसे एनालिसिस हम करते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो फिर से हमसे पूछा गया कि भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमको कैलकुलेट करके दिखाइए। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ बैठे ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हैं, तो अभी सॉल्व करके दिखा देते हैं कि कहाँ इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ नहीं देखना, आपको खुद से सॉल्व करना है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा टाइम दिया है। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है और सॉल्व करना है, इतना टाइम थोड़े लगाते हैं, बार बार थोड़ी कहना पड़ेगा आपको। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोगों ने शायद सॉल्व कर लिया होगा अब तक। तो dy/dx इज इक्वल्स टू, बड़ा ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये बन जाएगा 4x - 2 होल क्यूब। ठीक है, और x - 3 होल की पावर 5 ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस x - 2 होल पावर 4 एज इट इज़ रहेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 5 × x - 3 होल पावर 4। तो ये dy/dx तो हमने कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं इससे कुछ काम नहीं बनेगा, इतने से तो कुछ काम नहीं बनेगा, तो हमको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए हम कैलकुलेट करते हैं d2y/dx2। ठीक है, तो फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन किया तो यहाँ से मिलेगा 4 × 3, पहले इसका कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 4 × 3 12, x - 2 होल स्क्वायर बन जाएगा, x - 3 होल पावर 5 एज इट इज़, प्लस 5 × 4 20, x - 2 होल क्यूब इंटू x - 3 होल पावर 4, ये बच जाएगा। प्लस सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो 4 × 5 आ जाएगा 20, x - 2 होल क्यूब आ जाएगा, और x - 3 होल पावर 4 एज इट इज़ रहेगा, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 5 × 4 20 हो जाएगा, और x - 2 होल पावर 4 एज इट इज़ रहेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा x - 3 होल क्यूब। ठीक है, वो 4 को मैंने 5 के साथ पहले ही मैच करा दिया है। तो ये आ गया है d2y/dx2। ठीक है, चलिए थोड़ी सी मेहनत और है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। d2y/dx2। ठीक है, कॉमन जो भी आता है वो कॉमन ले लेते हैं। तो x - 2 होल स्क्वायर तो सभी में है, तो कॉमन आ ही जाएगा। तो मैंने क्या किया है, एक तो 4 सभी में है ना, तो 4 × x - 2 होल स्क्वायर मैंने कॉमन लिया। इसके अलावा x - 3 की मैं बात करूं तो x - 3 होल क्यूब ये सभी में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या क्या बच गया, एक तो बच गया 3, और एक यहाँ पे ये कॉमन, इसमें से 3 कॉमन, तो ये x - 3 होल स्क्वायर बच जाएगा, प्लस यहाँ से 5, इधर से 2 बाहर आ गया, इधर से 3 बाहर आ गया, तो ये x - 2, अच्छा ये तो दोनों सेम ही है ना, ये दोनों तो सेम है, तो अच्छा काम हो गया, ये तो सीधा सीधा 40 हो जाएगा। 40 में से अगर 4 बाहर निकाला तो ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 10, x - 2 एक बचेगा, और x - 3 एक बचेगा, प्लस इधर से आपने देखा तो ये हो जाएगा, बन जाएगा 4 हमने बाहर ले लिया सॉरी, तो ये बन जाएगा 5, और स्क्वायर बाहर आया है और क्यूब बाहर आया है, तो इसका मतलब x - 2 होल स्क्वायर बचा रहेगा, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से आपको काम करना है। तो ये बन गया आपका, इसको अलग से सॉल्व करता हूँ एक बार के लिए, अंदर वाले को अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये बन जाएगा 3x - 3 होल स्क्वायर प्लस 10 × x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और प्लस 5 × x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस का आ जाएगा 6x, 6 × 3 18x आ जाएगा, और प्लस का 9 × 3 27, प्लस का आ जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 60, और प्लस में आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20। तो x स्क्वायर की अगर बात करूँ 10 + 5 + 3, तो ये हो जाएगा 18x क्यूब, सॉरी 18x स्क्वायर। x की अगर मैं बात करूँ तो माइनस का आएगा 50 + 20 70 + 80, तो 70 + 80 + 88, तो माइनस 88x आ जाएगा। और कांस्टेंट की मैं बात करूँ
तो 60 + 20 70 80 हो जाएगा, 80 + 20 100 और प्लस 107 ये बन जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 4 × x - 2 होल स्क्वायर x - 3 होल क्यूब। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा, ये जो मैंने सॉल्व किया है इसका d कैसा होगा ये आपको चेक करना है। इसका वापस से फैक्टराइजेशन होगा कि नहीं होगा ये आपको ध्यान से चेक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बार के लिए देखना है 88 का होल स्क्वायर और 18 × 107, इसका d आप चेक करिए और देखिए पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। तो चलिए इस तरीके से ठीक है, ये तो कॉमन आ गया था और जो बचा हुआ था उसका कैलकुलेशन आ गया 18x² - 8x + 107। ठीक है, अब अगर इसके रूट की अगर मैं बात करूं, इसका d मैंने चेक किया तो d इसका पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका रूट आएगा x = -b यानी 88 ± b² - 4ac। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे √40 आएगा। ठीक है, √40/2a यानी 36। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 4 × x - 2 होल स्क्वायर x - 3 होल क्यूब और ये हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। इसके दोनों रूट को मैंने अल्फा और बीटा नाम दिया है। ठीक है, जहाँ पे अल्फा मैं किसको बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए आप। 4 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 88 ± 4√5 / 36। 4 जब कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा 22 ± √5 / 9। तो मैंने एक को अल्फा बोला है, एक को बीटा, यानी अल्फा = मैंने बोला है 22 + √5 / 9 और बीटा मैंने बोला है 22 - √5 / 9। इसको अल्फा और बीटा एक बार के लिए मैंने बोल दिया। तो नंबर लाइन मैंने बनाई। ठीक है, तो नंबर लाइन पे एक आएगा 2। ठीक है, इन दोनों में से इसकी वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो ये आएगा आपका बीटा पहले, फिर आएगा अल्फा और फिर आएगा 3। ठीक है, आप देख लेना इसकी वैल्यू 3 से कम है, इन दोनों की वैल्यू 3 से कम होगी और 2 से ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आपने क्या देखा, यहाँ पे आएगा देखो प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस। ठीक है, फिर आएगा माइनस और इधर भी कितना रहेगा, माइनस। क्यों, क्योंकि इस पे स्क्वायर है। तो अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, बाकी सब जगह पे साइन चेंज होगा। ठीक है, अगर इसको आप और अच्छे से समझना चाहते हो तो 11th में अभी मैं इनइक्वालिटी वाले के बारे में बता रहा था, वो 11th वाला भी आप टॉपिक देख सकते हो। उसमें बताया था कि इनइक्वालिटी में कैसे हम चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि d2y/dx2 ने 3 पर, अल्फा पर और बीटा पर साइन चेंज किया है, लेकिन 2 पर साइन चेंज नहीं किया है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा x = 3, x = अल्फा और x = बीटा। ये 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा ओके, गलती से यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया है, ये 5 है, पावर 5। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी मैं लिखने वाला हूँ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे वाला, तो उसको आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से सॉल्व करना है। ओके, तो ये है आपका आज का क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करना है। बोला गया है fx = x⁻⁴ × x - 1। इस फंक्शन के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से ट्रू हैं, एक या दो या तीनों ही ट्रू हैं, ये आपको बताना है। पहला है fx हैज़ 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट। दूसरा fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x > 1/4 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x < 1/4। दूसरी बात यह है। और तीसरी बात है कॉनकेव डाउन है इन -1/2 से 0 में। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप नोट करिए और इसको सॉल्व करके आपको बताना है। तो चलिए अभी अपने टॉपिक पर फिर से अपन आते हैं, इसके बाद एक नोट अपन पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर कॉनकेव अपवर्ड कर्व, for concave upward curve entire curve will या entire curve always lies above its tangent at any point। ठीक है,
ये नोट क्या बोलना चाह रहा है, ये ध्यान से देखिए। अगर कोई कर्व कॉनकेव अपवर्ड है, अगर कोई भी कर्व कॉनकेव अपवर्ड है, तो हमेशा ध्यान रखना इसकी किसी भी पॉइंट पर अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये पूरा का पूरा कर्व इस टेंजेंट के हमेशा ऊपर लाई करेगा। मतलब कर्व का एक भी पार्ट ऐसा नहीं होगा जो इस टेंजेंट से नीचे चला जाए अगर ये कर्व कॉनकेव अपवर्ड है तो। इसी तरीके से फॉर अ कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व, entire curve always lies below its own tangent at any point। तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए भी ट्रू है कि अगर कोई कर्व कॉनकेव डाउनवर्ड है तो कहीं पर भी आप इसकी टेंजेंट बना दीजिए, ये पूरा का पूरा कर्व हमेशा इस टेंजेंट के नीचे ही रहेगा। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या है देखिए। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या है इसको समझ लीजिए पहले, फिर अपन नोट करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये बात करनी है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई कॉनकेव डाउन अपवर्ड ऐसे कर्व बनाया और कोई भी एक मैंने इसकी कोड बना दी, इस तरीके से मैंने कोई भी कोड बना दी, तो आप ध्यान से देखिए इस कोड का कोई भी पॉइंट, इस कोड का कोई भी पॉइंट आप उठा के देख लीजिए, वो पॉइंट हमेशा इस कर्व से तो ऊपर ही रहेगा, इस कर्व के पॉइंट से वो हमेशा वैल्यू ऊपर ही रहेगी। ठीक है, मतलब अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो वो पहले कर्व को कट करेगी और उसके बाद इस कोड को कट करेगी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी। तो मैं बोल सकता हूं कि कोड के सभी पॉइंट्स हमेशा कर्व से ऊपर होंगे। ये बात कब होगी, जब कॉनकेव अपवर्ड कर्व होगा। इसी तरीके से अगर कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व है तो कोड के हर एक पॉइंट, कोड का हर एक जो पॉइंट है वो हमेशा इस कर्व के पॉइंट से नीचे ही आएगा। ठीक है, मतलब वर्टिकल लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस बार वो पहले इस पॉइंट, इस लाइन को कट करेगी, कोड को कट करेगी, उसके बाद कर्व को कट करेगी। क्लियर है ये बात? तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर ए कॉनकेव कर्व, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर अ कॉनकेव upward curve all points except end points। ठीक है, all points of its chord always lies above द कर्व। ठीक है, तो आप बोल सकते हो एक कॉनकेव अपवर्ड कर्व के लिए इस कोड के सारे पॉइंट्स कर्व से हमेशा ऊपर ही होते हैं। और इसी तरीके से एक स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, फॉर अ कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व ऑल पॉइंट्स ऑफ इट्स कोड, कोई भी कोड आप ले सकते हो, ऑलवेज बिलो द कर्व। ठीक है, हमेशा ही कर्व के नीचे ही होंगे। तो ये 4 स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं 4 स्टेटमेंट पे, मतलब ये क्यों हम पढ़ रहे हैं अभी 4 स्टेटमेंट हमने क्यों बताया आपको। आप बोलोगे सर कितनी सिंपल सी तो बात है कि कॉनकेव अपवर्ड कर्व है तो टेंजेंट बनाओगे तो वो तो नीचे से ही जाएगी, कॉनकेव डाउनवर्ड है तो टेंजेंट बनाओगे तो वो कर्व के ऊपर से ही जाएगी। तो कितनी सिंपल ये बात है, आपने ये सब हमको क्यों बताया। ठीक है, तो इसका कारण हम नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे कि इससे कौन सी थ्योरम प्रूव होगी और क्या हमको एक बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और आज का क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, जो कि आपको बिल्कुल जवाब तो देना ही है। ओके।